एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट टाइप 1 डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। टाइप 1 का मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसका मतलब क्या है वो हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हम उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स में हम और एक टाइप के डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ डील करते हैं, ठीक है। मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ एक तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रह सकता है और दूसरा टाइप है ये, इस टाइप के फंक्शन के साथ भी हम डील करते हैं। फंक्शन क्या है, gx इंटू डिराक डेल्टा x माइनस ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन जो है डिराक डेल्टा x माइनस ए, उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये g ऑफ x एक और एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ और एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, इनका प्रोडक्ट जो है वो fx है। तो इस टाइप के फंक्शन के साथ भी फिजिक्स में कुछ जगह पे हम डील करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो इस टाइप के फंक्शंस जब होंगे उस केस में हम एरिया अंडर द कर्व क्या लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, या इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लुक एट द डायग्राम। यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन का ग्राफ है ये। तो पीक जो है वो x इक्वल टू a पे है, ठीक है। और साथ में जो g ऑफ x मल्टीप्लिकेशन में है, सपोज जो g ऑफ x है उसका वेरिएशन ये है। इस ग्रीन कर्व जो है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ g ऑफ x। ये g ऑफ x का कर्व है, ग्राफ है ये, ठीक है। ये g ऑफ x है और ये डिराक डेल्टा फंक्शन है। इनके प्रोडक्ट के कॉरिस्पॉन्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिराक डेल्टा x माइनस ए। अब यहाँ पे इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट कब नॉन जीरो होता है, जब दोनों नॉन जीरो हो। किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट नॉन जीरो कब होगा, जब दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर इन दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है जिसको हम fx बोल रहे हैं, तो g ऑफ x इंटू डिराक डेल्टा x माइनस ए, ये नॉन जीरो कब होगा, ये नॉन जीरो तब होगा जब दोनों फंक्शन ही नॉन जीरो। एक भी अगर जीरो बन जाता है तो प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। तो प्रोडक्ट को नॉन जीरो होने के लिए gx को भी नॉन जीरो होना पड़ेगा और इसको भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। दोनों का नॉन जीरो होना जरूरी है, तभी हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है ना। अगर आप डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो एक स्मॉल रीजन में नॉन जीरो है। जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका विड्थ स्मॉल होता है और बताया जाता है जिसे वेरी स्मॉल रीजन, इस स्मॉल रीजन में डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, नॉन जीरो। इज ए वेरी स्मॉल रीजन, इसके अंदर डिराक डेल्टा फंक्शन नॉन जीरो है। और इसके बाहर वाले रीजन में क्या होता है, डिराक डेल्टा जीरो होता है। डिराक डेल्टा से भी स्मॉल रीजन में ही नॉन जीरो है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक स्मॉल रीजन के अंदर ही नॉन जीरो होगा। इनका जो प्रोडक्ट है वो इसी स्मॉल रीजन के अंदर नॉन जीरो होगा। सो वी कैन से दैट दिस प्रोडक्ट विल बी नॉन जीरो फॉर a very small region of x, for a very small region सर। हाँ बताइए सर g ऑफ x जो है ये डायरेक्ट डेल्टा में नहीं है तो ये जीरो है। g ऑफ x कोई भी फंक्शन है डिराक डेल्टा के साथ, ये कोई भी फंक्शन है, साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल, ऐसा कोई फंक्शन है। सर इस फिगर में देखो ना, फिगर में आपने कहा कि अंदर डायरेक्ट डेल्टा जहाँ पे है वहां पे वो नॉन जीरो नहीं होगा, तो नॉन जीरो होगा और बाहर जो है वो जीरो होगा। मैंने वो डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में बोला। ये डिराक डेल्टा फंक्शन इस रीजन में नॉन जीरो होगा, बाकी रीजन में जीरो होगा। g ऑफ x तो ये है। तो यहाँ पे मैंने बोला इनका जब प्रोडक्ट हम लिखेंगे, जब इन दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट नॉन जीरो होने के लिए दोनों को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो ये जो रीजन है, ये जो स्मॉल रीजन है, इसी स्मॉल रीजन में दोनों फंक्शंस नॉन जीरो हैं। g ऑफ x भी नॉन जीरो है और डिराक डेल्टा भी नॉन जीरो है। ये दोनों नॉन जीरो किस रीजन में है, ये जो स्मॉल रीजन है। तो ये जो प्रोडक्ट है इट विल बी वेरी नॉन जीरो फॉर ए वेरी स्मॉल रीजन। और इस स्मॉल रीजन को बेसिकली हम बोल सकते हैं जो डिराक डेल्टा फंक्शन का विड्थ है।
तो विड्थ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, जो डिराक डेल्टा फंक्शन का विड्थ है उसी रीजन में ये प्रोडक्ट जो है ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे बताया गया था जो डिराक डेल्टा फंक्शन का ये विड्थ जो है ये एग्जैक्ट क्या वैल्यू है ये पता करना तो मुश्किल है, लेकिन ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, वेरी वेरी स्मॉल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो सिंस इनका प्रोडक्ट जो है वो एक स्मॉल रीजन में ही नॉन जीरो होगा, तो हम मान सकते हैं इस स्मॉल रीजन में gx का जो वेरिएशन है इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस रीजन इज वेरी वेरी स्मॉल। जितना स्मॉल यहां पे डायग्राम में शो किया गया है उससे भी काफी स्मॉल है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल रीजन। विड्थ जो है वो अप्रोच करता है जीरो की तरफ। तो प्लीज म्यूट रखिए खुद को। So in that small region, तो in the small region जो g of x का वेरिएशन है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वेरिएशन ऑफ g of x कैन बी नेग्लेक्टेड can be neglected. That means इस स्मॉल रीजन के अंदर हम g of x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज इतना विड्थ इतना स्मॉल है कि उस स्मॉल रीजन के अंदर g of x का जो वेरिएशन है उनको हम इनसिग्निफिकेंट मान रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। सो वी कैन अज्यूम दैट जो अजम्पशन किया गया था उस स्मॉल रीजन के अंदर g of x का वैल्यू कांस्टेंट होगा और कितना वैल्यू होगा g of a। जहां पे डिराक डेल्टा पीक है उस पे फंक्शन का वैल्यू जो है ये अज्यूम किया गया था। जो डिराक डेल्टा पीक का विड्थ इतना स्मॉल है जो उस स्मॉल रीजन के अंदर हम g of x का वेरिएशन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, g of x को एक कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या लिया गया, जहां पे पीक है x इक्वल टू a, इस पॉइंट पे g का जो वैल्यू है g of a। तो इस स्मॉल रीजन के अंदर g of x को कांस्टेंट ट्रीट किया गया और उसको क्या अज्यूम किया गया, g of a। अब आप यहां पे नोटिस कीजिए ये कांस्टेंट अज्यूम करने का फायदा क्या होगा। हम यहां पे सपोज एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना चाहते हैं, एरिया अंडर द fx कर्व। यहां पे मैं डिराक डेल्टा फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, fx जो ऊपर लिखा गया उसकी बात कर रहा हूं। तो एरिया अंडर fx कर्व, fx के अंदर g of x है और डिराक डेल्टा है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन करते हैं। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी fx dx। तो एरिया अंडर द कर्व है तो हम fx का इंटीग्रेशन करते हैं, बिकॉज़ इस इंटीग्रेशन का जियोमेट्रिकल मीनिंग यही होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो fx के बदले हम रिप्लेस कर सकते हैं gx इनटू डिराक डेल्टा फंक्शन। gx इनटू डिराक डेल्टा फंक्शन। अब ऊपर जो लिखा गया है, जब g of x इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा वो एक स्मॉल रीजन से ही आएगा। जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है वो इस स्मॉल रीजन से आएगा और इस स्मॉल रीजन में g of x को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। सो दिस क्वांटिटी कैन बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट विद इन द स्मॉल रीजन। अब आपको लग सकता है बाकी रीजन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, स्मॉल रीजन की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बाकी रीजन में तो डिराक डेल्टा जीरो हो जाएगा ना। तो g of x is constant within the small region। कौन से स्मॉल रीजन की बात कर रहे हैं, जो डिराक डेल्टा फंक्शन का विड्थ है। यहां पे जो मेरा डाउट हो सकता है कि ये तो g of x स्मॉल रीजन के अंदर कांस्टेंट है, यस ठीक है,
लेकिन यहाँ पे तो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप यहाँ पे देखिए ये लिमिट अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी है, ये जो स्मॉल रीजन है, स्मॉल रीजन मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जैनों से समझाया गया है, तो ये स्मॉल रीजन के अंदर कांस्टेंट है। बाकी जो रीजन है, बाकी रीजन में डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू कितना है? 0। तो इस इंटीग्रेशन में कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 0 ही तो होगा। बाकी जो रीजन है, अगर आप इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी करते हैं, बाकी जो रीजन है, इस रीजन में डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो ये इंटीग्रेंड ही 0 बन जाएगा। अगर डिराक डेल्टा 0 है तो कंट्रीब्यूशन भी 0। तो जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा वो इस स्मॉल रीजन से ही आएगा। बाकी रीजन से कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 0। जो भी नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है वो इस स्मॉल रीजन से आएगा, और इस स्मॉल रीजन के अंदर g ऑफ x को कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। तुम क्या करेंगे? जस्ट g ऑफ x के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? g ऑफ a एंड देन इंटीग्रेशन। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो जब हम कैलकुलेट कर रहे थे एरिया अंडर द एफएक्स कर्व, तो g ऑफ x जो है उसका वैल्यू कांस्टेंट है स्मॉल रीजन के अंदर, और स्मॉल रीजन से ही नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो g ऑफ a इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डिराक डेल्टा x माइनस ए। अब ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रखो या स्मॉल रीजन रखो, बात एक ही है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो बताइए इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होता है? 0। इसका 1 राइट। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा g ऑफ a। तो एरिया अंडर द एफएक्स कर्व इज इक्वल टू g ऑफ a। मतलब यहां पे आप ये ऐसे आइडिया समझ सकते हैं क्या मतलब क्या हो रहा है। बेसिकली हमारे पास फंक्शन क्या था? फंक्शन था g ऑफ x इंटू डिराक डेल्टा। डिराक डेल्टा का पीक x इक्वल टू a पे है, तो सॉरी g ऑफ x इंटू डिराक डेल्टा, इसी को हम fx बोल रहे थे। ठीक है। तो अगर ऐसा डिराक डेल्टा फंक्शन कहीं पे आता है, इस टाइप का फंक्शन है, ये डिराक डेल्टा के साथ g ऑफ x मल्टीप्लीकेशन में है, अगर ऐसा आया तो अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल देंगे? व्हाट विल बी द एरिया अंडर द कर्व? एरिया अंडर द कर्व होगा g ऑफ a। एरिया विल बी इक्वल टू g ऑफ a। ठीक है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया, डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे जस्ट क्या करना है? g ऑफ x है ना कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? g ऑफ x। इस कोएफिशिएंट में x के बदले a रिप्लेस कर देना है। a कौन सा पॉइंट है? जहां पे डिराक डेल्टा पीक प्रेजेंट है। तो कोएफिशिएंट अगर फंक्शन ऑफ x है तो इसको एरिया मत बोल दीजिएगा। जो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? फंक्शन ऑफ x है, तो इसको आप एरिया मत बोल दीजिएगा। ये जो g ऑफ x है इसमें x के बदले a रिप्लेस करना है, वहां से आपको एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। दिस इज नॉट एरिया। g ऑफ x में x के बदले a रिप्लेस करना है। a कौन सा पॉइंट है? जहां पे डिराक डेल्टा पीक है, तो एरिया होगा g ऑफ a। मतलब अगर मैं एग्जांपल अगर लिखता हूं यहां पर, देखिए सपोज आपके पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x इंटू डिराक डेल्टा x माइनस पाई बाई 3। सपोज ये फंक्शन cos स्क्वायर x इंटू डिराक डेल्टा x माइनस पाई बाई 3। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन जो है, ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वैसा ही है। g ऑफ x के बदले क्या है? cos स्क्वायर x। आपको पूछा गया इस फंक्शन के लिए एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा? 1/4। 1/4 बिल्कुल सही, 1/4। एरिया अंडर द कर्व g ऑफ a होता है
और यहाँ पे पीक है पाई बाई 3 पे, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, आंसर आएगा 1/4। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिस इज डिराक डेल्टा x माइनस ए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे लास्ट क्लास में आपको डाउट हो सकता है, लास्ट क्लास में तो बोला था डिराक डेल्टा कर्व के लिए एरिया 1 अज्यूम किया जाएगा। जब सिर्फ डिराक डेल्टा फंक्शन होगा, जब सिर्फ डिराक डेल्टा फंक्शन होगा तो एरिया अंडर द कर्व 1 अज्यूम किया गया है। बट यहाँ पे सिर्फ डिराक डेल्टा तो नहीं है, साथ में फंक्शन भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस फंक्शन का ये जो एफएक्स है इसके लिए एरिया अंडर द कर्व होगा 1/4। अगर सिर्फ डिराक डेल्टा होता तो 1 ही होता, बट साथ में फंक्शन भी है, ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व होगा 1/4। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या हमने प्रूफ किया अभी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जी ऑफ एक्स डिराक डेल्टा x माइनस ए, इसी इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट किया था, और ये इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, g ऑफ ए। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डिराक डेल्टा फंक्शन के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ता है, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ये जो इंटीग्रल प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आप डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज करते हैं फिजिक्स में ना, तो ये रिलेशन काफी ज्यादा यूज होता है। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, g ऑफ ए। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे क्या ये लिमिट माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी में जरूरी है? नो नहीं, क्या होना चाहिए? एनीथिंग प्लस अल्फा नहीं करना चाहिए, डेल्टा फंक्शन उसके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। डिराक डेल्टा पीक जो है वो इंटरवल के अंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिराक डेल्टा पीक x इक्वल टू ए पे है, स्मॉल a, तो डिराक डेल्टा पीक जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर होना चाहिए, कहीं पे भी। अगर अंदर हुआ तो वैल्यू g ऑफ a आएगा, बाहर हुआ तो जीरो। लास्ट क्लास में भी ऐसे डिस्कस किए थे। तो डिराक डेल्टा पीक अगर इंटरवल के अंदर है तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू g ऑफ a आएगा, अगर इंटरवल के बाहर हुआ पीक तो 0 आएगा। तो इसी को देखिए ऐसे लिखा गया है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, जस्ट 1 सेकंड। ये चीज जो बताया मैंने अभी इस पे आ रहा हूं, ये इन अंदर होगा तो g ऑफ a, बाहर होगा तो 0। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वही चीज देखिए यहां पे लिखा गया है। ये हमारे पास फंक्शन था g ऑफ x इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन। हमने एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया, एरिया अंडर द कर्व कितना है, g ऑफ a। और जैसे बताया गया लिमिट जो है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होना जरूरी नहीं है, a माइनस अल्फा टू a प्लस बीटा होगा तब भी काम चल जाएगा। डिराक डेल्टा पीक जो है वो लिमिट के अंदर होना चाहिए। प्लीज म्यूट रखिए खुद को, अरुण द्विवेदी। तो यहां पे जो ये एरिया अंडर द कर्व आया है g ऑफ a, ठीक है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो ऑलवेज ये पॉजिटिव ही आए। g ऑफ a पॉजिटिव भी हो सकता है, g ऑफ a नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस क्या है, g ऑफ a अगर पॉजिटिव है दैट मींस डिराक डेल्टा पीक विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ होगा पीक। एंड इफ g ऑफ a इज नेगेटिव देन डिराक डेल्टा पीक विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। हाँ सर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी ऑलवेज जी ए ना। डिराक डेल्टा पीक इसके अंदर होना चाहिए। ओके सर। जैसे यहाँ पे पीक का जो पोजीशन है, पीक एट x इक्वल टू a, तो पीक शुड लाई विद इन द इंटरवल, तब ये g ऑफ a आएगा। बाहर होता है तो 0 आएगा। तो यहां पर g ऑफ a जो है, g ऑफ a अगर पॉजिटिव है तो डिराक डेल्टा पीक ऊपर की तरफ होगा, g ऑफ a अगर नेगेटिव है डिराक डेल्टा पीक नीचे की तरफ होगा।
ये हमने लास्ट क्लास में भी ऐसे टाइप 1 में भी बताया था ये चीज। तो जी ऑफ ए अगर पॉजिटिव है प्लीज आप लोगों को म्यूट रखिए। आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पे जो बटन है ऑडियो वाला वो क्रॉस होना चाहिए। तो यहां पे देखिए जी ऑफ ए अगर पॉजिटिव हुआ तो जो डिराक डेल्टा पीक है वो ऊपर की तरफ होगा। पोजीशन कहां पे है? x इक्वल टू ए पे। ये जो एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो x इक्वल टू ए पे एरो होगा और इसका लेंथ कितना होगा? g ऑफ a प्लस पॉजिटिव है तो इस एरो का लेंथ होगा g ऑफ a यूनिट्स। वेयर एज अगर g ऑफ a नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने का मतलब पीक नीचे की तरफ होगा। पीक का पोजीशन सेम रहेगा x इक्वल टू a, ठीक है। तो पीक का जो पोजीशन है वो सेम है। बट जीए नेगेटिव होने का मतलब पीक नीचे की तरफ होगा। और इस केस में एनीवन लेंथ कितना होगा? mod of G बिल्कुल, जी ऑफ ए नेगेटिव है बट लेंथ तो पॉजिटिव होता है, मॉड ऑफ जी ऑफ ए। तो जी ऑफ ए पॉजिटिव होने का मतलब पीक ऊपर की तरफ, जी ऑफ ए नेगेटिव होने का मतलब पीक नीचे की तरफ। क्लियर एवरीवन? yes sir तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ओके सर। okay तो जो भी हमने 2-3 स्लाइड्स में डिस्कस किया उसी का रिगार्डिंग ये रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डिराक डेल्टा के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप डिराक डेल्टा का यूज करते हैं वहां पे ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। इसने क्वेश्चन किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिराक डेल्टा पीक लेंथ एंड डिराक डेल्टा पीक हाइट। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये जो हम एरो रिप्रेजेंट करते हैं डिराक डेल्टा पीक को हम एक एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया था। इस एरो का जो लेंथ होता है वो एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। डिराक डेल्टा पीक को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस पीक का जो लेंथ, सॉरी इस एरो का जो लेंथ होता है इट इज द एरिया अंडर द कर्व, इट इज नॉट द हाइट ऑफ द डिराक डेल्टा कर्व। ये जो एरो का लेंथ लिखा गया है दिस इज द एरिया अंडर द डिराक डेल्टा कर्व, इट इज नॉट द हाइट ऑफ द कर्व। हाइट का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है ये बताना पॉसिबल नहीं होता। G of A is the area under the Dirac delta curve. Because Dirac delta function का height exactly क्या है ये पता करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम एरिया के टर्म्स में बात करते हैं और एरिया जो है वही एरो का लेंथ होता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये हमने डिस्कस किया। देखिए क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू डिराक डेल्टा, जिसको हमने जी ऑफ एक्स बोला था उसको यहाँ पे फाई ऑफ एक्स लिखा गया। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी फाई ऑफ एक्स इंटू डिराक डेल्टा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाई ए होगा व्हेन स्मॉल ए लाइज विद इन द इंटरवल। डिराक डेल्टा पी कहां पे है? एक्स इक्वल टू ए पे। तो डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक है x इक्वल टू a, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाई ए कब होगा? व्हेन द पीक लाइज विद इन द इंटरवल। लोअर लिमिट कैपिटल ए है, अपर लिमिट कैपिटल बी है, तो डिराक डेल्टा पीक इंटरवल के अंदर होगा। पीक इज इनसाइड। और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा इफ द डिराक डेल्टा पीक लाइज आउटसाइड द इंटरवल।
if this Dirac delta peak is outside the interval. तो इनसाइड है तो phi a, आउटसाइड है तो phi 0 आ जाएगा। जैसे पिछले क्लास में बताया गया था, ये क्वेश्चन आया था जो अगर डिराक डेल्टा पीक लिमिट के ऊपर आता है, ठीक है, डिराक डेल्टा पीक जो है वो अगर लिमिट के ऊपर आता है, उस केस में ना कोई रिजल्ट बताना पॉसिबल नहीं होता है, कोई कमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसलिए देखिए किसी में भी इक्वल साइन नहीं दिया गया है। ये जो दोनों चीजें लिखे गई है, यहाँ पे भी इक्वल साइन नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल साइन नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर इक्वल साइन होता है तो एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा उसके ऊपर कमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इफ स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A, मतलब डिराक डेल्टा पीक लोअर लिमिट के ऊपर है और स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल B, मतलब पीक अपर लिमिट के ऊपर, इनमें से कोई एक होगा, देन it is not possible to comment on the result. तो डिराक डेल्टा पीक अगर अपर लिमिट या लोअर लिमिट के ऊपर होता है, उस केस में रिजल्ट के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल टू कमेंट ऑन द रिजल्ट। इसलिए फिजिक्स में भी कभी भी अगर डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज करना है तो हम ऐसा ही इंटरवल चूज करते हैं सच दैट डिराक डेल्टा पीक उसके अंदर आए या उसके बाहर आए, लिमिट के ऊपर ना आए। बस लिमिट के ऊपर अगर आएगा ना तो उसके रिजल्ट के ऊपर कमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अगर आपको ध्यान है, लास्ट क्लास में जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे भी जो मैंने ड्रॉ किया था, देखिए सपोज ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर कुछ पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस Q, -2Q, -Q एंड सो ऑन। सपोज ये कुछ पॉइंट्स है, x इक्वल टू 0, 2, -2, ये x के वैल्यूज है। तो कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे कुछ पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट है। जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं या रीजन कंसीडर करते थे तो देखिए हम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, इस पॉइंट चार्ज के अबाउट एक स्मॉल रीजन, इस पॉइंट चार्ज के अबाउट स्मॉल रीजन, देखिए ऐसे ड्रॉ कर रहे थे। इसका मतलब जो हम इंटरवल चूज कर रहे थे ना, यहां पर ये रीजन का इंटरवल, ये इंटरवल का जो बाउंड्री है ना, वो इस पॉइंट के ऊपर नहीं आना चाहिए जहां पे चार्ज प्रेजेंट है। ये जो हम इंटरवल चूज कर रहे थे, इंटरवल ऐसा है कि चार्ज उसके अंदर होगा या बाहर होगा। ये इंटरवल का बाउंड्री ऐसा नहीं होना चाहिए जब बाउंड्री चार्ज के पोजीशन के ऊपर आ जाए, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उस केस में रिजल्ट बताना पॉसिबल नहीं होता। तो हम इंटरवल भी ऐसे चूज करते हैं जो वो चार्ज उसके अंदर हो या बाहर हो। ऐसा अगर हम ये भी चूज कर सकते हैं, देखिए यहां भी चूज कर सकते हैं, चार्ज उसके अंदर हो या बाहर हो। अगर अंदर है तो उस केस में चार्ज डेंसिटी क्या होता है, नॉन जीरो। अगर ये इंटरवल चूज करते हैं तो चार्ज इसके अंदर है ही नहीं, जीरो। तो कभी भी इंटरवल का बाउंड्री चार्ज के पोजीशन के ऊपर, चार्ज जहां पे प्रेजेंट है वहां पे चूज नहीं करते ये बाउंड्री। उसमें क्या होता है, रिजल्ट बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो बाउंड्रीज को हम अवॉइड करते हैं। राइट राइट, x इक्वल टू +2, बिल्कुल सही, थैंक्स फॉर द करेक्शन, +2। तो बाउंड्रीज जो इंटरवल्स है उनको थोड़ा केयरफुली चूज करना पड़ेगा। इंटरवल का बाउंड्री पे कभी डिराक डेल्टा पीक नहीं होना चाहिए। इंटरवल का जो बाउंड्री है ना, लोअर लिमिट कैपिटल A, अपर लिमिट कैपिटल B, लोअर लिमिट अपर लिमिट पे कभी भी डिराक डेल्टा पीक नहीं आना चाहिए, तो तब रिजल्ट बताना पॉसिबल नहीं होता। अंदर हुआ तो phi A, बाहर हुआ तो 0। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है इन एग्जामिनेशन। I'm proceeding further. Yes.
Please try this question. सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक इंटीग्रेशन है, इसका वैल्यू पूछा गया है। बेसिकली दो इंटीग्रेशंस है, इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स डिराक डेल्टा x माइनस पाई बाई 4 0 1 दोनों गलत है। 1/2 1/2 इज द आंसर। तो इस इंटीग्रल को हम दो पार्ट में डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का, उसमें ये तो फाई ऑफ एक्स है जिसको हम बोल रहे थे, दिस इज फाई ऑफ एक्स, और साथ में ये डिराक डेल्टा पीक है। यहाँ पे dx मैंने मिस किया है, dx। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, इसमें जो डिराक डेल्टा पीक है ये x इक्वल टू पाई बाई 4 पे है, तो पीक एट पाई बाई 4। ये लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर है? जो इंटरवल है उसके अंदर है या बाहर है? अंदर 0 to पाई है, इनसाइड इनसाइड। तो ये पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। वैराज अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें फाई एक्स तो सेम है, प्लीज म्यूट रखिए खुद को। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। देखो जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर बताने के बाद खुद ही म्यूट कर लीजिए। अगर मुझे एक एक को म्यूट करना पड़ा तो 2 घंटे में 1 घंटे तो म्यूट करने में चला जाएगा। तो सेकंड वाला जो पार्ट है उसका पीक है माइनस पाई बाई 4 पे। ये इनसाइड है आउटसाइड है? आउटसाइड बिल्कुल सही। ये 0 और पाई के अंदर नहीं है, इट इज आउटसाइड द इंटरवल। तो ये पार्ट कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। इस पार्ट का कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली क्या होगा? 0। पीक अंदर है तभी तो कंट्रीब्यूट करेगा ना, पीक अगर बाहर है तो 0 बनेगा। और फर्स्ट पार्ट में कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर पाई बाई 4, एक्स के बदले पाई बाई 4। तो आंसर आ गया 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। डिराक डेल्टा क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज आइडेंटिफाई करना कि ये जो पीक है ये इंटरवल के बाहर है, तो सेकंड पार्ट का सेकंड इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर आपने इसको ओवरलुक कर दिया, ये तो आपने देखा ही नहीं, तो आपको लगेगा आंसर 1 है, और ऑप्शन में जरूर एक ऑप्शन 1 रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको केयरफुल ध्यान रखना, केयरफुली चेक करना पड़ेगा। पीक बाहर है तो कंट्रीब्यूशन 0 होगा सेकंड पार्ट का। हेलो, प्रोसीड कर रहा हूं। हाँ बताइए सर मैं ऐसे पूछ रहा था, जैसे पीक तो लिमिट्स के बिटवीन ही लाई करेगा, लेकिन उस पे जैसे कंट्रीब्यूशन 0 होगा, या उस पे वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते डिराक की? पीक आपके लिमिट के अंदर कहां पे बता सकते हैं मुझे? पाई माइनस पाई बाई 4 क्या 0 और पाई के बीच में होता है? नहीं, जैसे 0 to पाई है फर्स्ट वाले में, तो पाई बाई 4 0 to पाई बाई 4 पाई के मध्य आ रहा है। हाँ ठीक है, देन तो इसमें डिराक फंक्शन का कंट्रीब्यूशन 0 होगा क्या उसमें, वहां पे जैसे लिमिट्स उस पे? नहीं, यहाँ डिराक का कंट्रीब्यूशन 0 क्यों होगा? ये कंट्रीब्यूशन 0 तो पाई बाई 4 क्यों लिख रहे हैं? अभी तो ये चीज डिस्कस किया ना। ये जो नहीं, जैसे ऐसे पूछ रहा था भाई, पीक पे डिराक को डिफाइन नहीं कर सकते है ना, उसकी लेंथ डिफाइन नहीं होती पीक पे। पीक में उसका हाइट एग्जैक्टली क्या है ये बता नहीं सकते। उसका कंट्रीब्यूशन तो होता ही है ना उसमें, इंटीग्रेशन में कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है। अदरवाइज ये जो साइन स्क्वायर एक्स में एक्स के बदले हमने पाई बाई 4 पुट किया है, ये पाई बाई 4 तो डिराक डेल्टा से ही आया ना। डिराक डेल्टा का पीक कहां पे है? पाई बाई 4 पे। अगर डिराक डेल्टा का कंट्रीब्यूशन ना लेते तो यहाँ पे पाई बाई 4 क्यों लिख रहे हैं? ठीक है। तो ये पाई बाई 4 लिखने का मतलब इसका कंट्रीब्यूशन भी इसमें इंक्लूडेड है।
मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं द नेक्स्ट एग्जांपल। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। कहां पे ऊपर है, कहां पे है? पीक के ऊपर है ये तो पीक पे है सर ये तो इसे तो डिफाइन नहीं कर सकते ना। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जीरो 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 होगा। ये वन नहीं है, 1 प्लस है। प्लस आंसर 3 यस सर इसका आंसर 0 है। 0 आएगा। 1 का मतलब 1 प्लस का मतलब इक्वल टू 1 नहीं होता, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो क्वेश्चन में है 1 प्लस, इसका मतलब है स्लाइटली ग्रेटर देन 1, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। ऐसे ये सेम क्वेश्चन बन सकता है 1 प्लस के बदले 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब होता है स्लाइटली लेस देन 1, थोड़ा सा कम। ये चीज आप लोगों ने फंक्शन में राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में पढ़ा होगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो स्लाइटली लेस देन 1। ठीक है, तो 1 प्लस का मतलब है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 और 1 माइनस का मतलब है स्लाइटली लेस देन 1। तो आप नोटिस कीजिए, अगर हम एक्स एक्सिस ये यहां पे ड्रॉ करें जी, ये इंटरवल के अंदर है पीक या इंटरवल के बाहर है, ये समझने के लिए जो डिराक डेल्टा पीक है वो कहां पे है, x इक्वल टू 1 पे। 1 तो डिराक डेल्टा पीक, ये ब्लैक डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है x इक्वल टू 1 पे। अब 1 प्लस का मतलब क्या बताया गया, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो 1 प्लस यहां पे है, सपोज ये पॉइंट स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो दिस इज रेड डॉट जो है वो 1 प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन है, 1 प्लस से इंफिनिटी। तो बताइए इस रीजन में क्या पीक अंदर है या बाहर है? बाहर बाहर है ना, पीक तो 1 पे है, इंटरवल के बाहर है, तो वैल्यू कितना आएगा, 0। इसका वैल्यू आएगा 0। तो पीक बाहर है। अगर यही क्वेश्चन 1 माइनस के लिए पूछा जाता, देखिए 1 माइनस पीक 1 तो स्लाइटली लेस देन 1, दिस इज 1 माइनस, नहीं ये 0 नहीं आएगा, 3 आंसर आएगा। यहाँ पे 3 आएगा आई थिंक। तो 1 माइनस से अगर इंफिनिटी होता तब तो पीक अंदर है ना, तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस टू इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 डिराक डेल्टा x माइनस 1। इन दिस केस पीक अंदर होगा तो वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या है, 3 आएगा, बिल्कुल सही। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करना है, यह जाएगा 3। ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया और आंसर में कितना चेंज आ गया। 1 प्लस है तो ये जो 1 पे पीक था वो बाहर था, डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। जब 1 माइनस से इंफिनिटी पे इंटीग्रेशन है तब ये पीक अंदर आएगा, तब कंट्रीब्यूट करेगा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने क्लास के बाद में भी सब लोग तब नहीं थे, तो मैंने बोला था, किसी ने डाउट पूछा था जो डिराक डेल्टा फंक्शन का डायमेंशन के बारे में मैंने एक इंफॉर्मेशन बताया था। जो एक्स का जो डायमेंशन होता है डिराक डेल्टा का जस्ट उसका इनवर्स होता है। अगर एक्स का डायमेंशन पोजीशन का है तो डिराक डेल्टा का होगा पोजीशन इनवर्स। एक्स का डायमेंशन अगर मोमेंटम का है तो डिराक डेल्टा का होगा मोमेंटम इनवर्स। तो एक्स का जो डायमेंशन होता है डिराक डेल्टा का जस्ट उसका इनवर्स होगा, जस्ट इनवर्स। तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन जेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ये जेस्ट 2014 का क्वेश्चन है। आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर आपको ये चीज मैंने जो बताई है पता है, आप आंसर डायरेक्टली बता देंगे।
बट वो आया कैसे? मैंने क्या बोला था, जो x का डायमेंशन है डिराक डेल्टा का जस्ट उसका इनवर्स होगा। डी ऑप्शन मोमेंटम इनवर्स। बिल्कुल सही आंसर तो आप बता देंगे, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है x का डायमेंशन मोमेंटम का है, तो x का डायमेंशन मोमेंटम का है तो डिराक डेल्टा का होगा मोमेंटम इनवर्स। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझना ये आया कहां से, जो x का जो होगा उसका ऑपोजिट डायमेंशन होना चाहिए, आया कहां से वो समझने के लिए देखिए क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है। ये अल्टीमेटली वही प्रॉपर्टी है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके रिगार्डिंग हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, वही प्रॉपर्टी है। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डिराक डेल्टा एक्स डीएक्स इक्वल टू एफ नॉट। यहां पे डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक कहां पे है? 0 पे। अभी जो हमने डिस्कस किया वहां पीक कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे पर्टिकुलर बोली गई है। तो पीक एट x इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रेजेंट है एफ एक्स और राइट हैंड साइड में है एफ नॉट। एफ एक्स में भी सम फिजिकल क्वांटिटी और राइट हैंड साइड में एक्स के बदले क्या रिप्लेस किया गया? 0। तो एफ एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जो एफ एक्स है दिस इज सम फिजिकल क्वांटिटी, और f0 उसका x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है। इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? डायमेंशन सेम होगा। सेम ही होगा। बिल्कुल सेम होगा। अब ऐसा सोच लीजिए, आपको अगर बोला जाए जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट कीजिए एट टाइम t, और किसी ने वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 कैलकुलेट किया, डायमेंशन तो सेम ही होता है। वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम सेम होता है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, विल हैव सेम डायमेंशन। तो एफ एक्स एंड एफ नॉट विल हैव सेम डायमेंशन। अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है तो बताइए ये जो पार्ट है इसका डायमेंशन क्या होना पड़ेगा? इनवर्स। इन प्रोडक्ट का पूछ रहा हूं मैं। एफ एक्स और एफ नॉट का डायमेंशन सेम है, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन बिकॉज अगर इसमें डायमेंशन आ जाता तो इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पार्ट का इसको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो डिराक डेल्टा into dx, it should be a dimensionless quantity. यहीं से आप देख लीजिए जो मैंने स्टेटमेंट बताया, जो dx है इट हैज अ डायमेंशन ऑफ x, जो x का डायमेंशन होगा वही dx का डायमेंशन होता है। तो प्रोडक्ट को डायमेंशनलेस होने के लिए डिराक डेल्टा का डायमेंशन क्या होना पड़ेगा? डिराक डेल्टा शुड हैव अ डायमेंशन ऑफ x इनवर्स, तभी जो प्रोडक्ट है वो डायमेंशन लेस हो सकता है। तो dx का डायमेंशन x का है तो डिराक डेल्टा का इनवर्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने बोला, x का अगर पोजीशन का है तो डिराक डेल्टा का होगा पोजीशन इनवर्स। इस क्वेश्चन में x का डायमेंशन मोमेंटम का है तो डिराक डेल्टा का होगा मोमेंटम इनवर्स। और ध्यान रखिएगा ये 1 डायमेंशन में है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं 1 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। एनीवन 2 डायमेंशन में जो डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा -2 डायमेंशन क्या होगा? -2 पावर। राइट, बेसिकली ऐसा आप सोच सकते हैं x टू द पावर -2।
अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो x to the X power to the minus power 3. minus -3। ये सेम क्वेश्चन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के लिए पूछ सकते हैं। तो 1 डायमेंशन में x to the power -1, 2 डायमेंशन में x to the power -2 और 3 डायमेंशन में x to the power -3। These are the dimensions of Dirac delta function। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर हाँ बताइए। करना वो डायमेंशन वाला fx एंड f0। अगर आपको बोला जाए वेलोसिटी एट टाइम t और वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, दोनों का डायमेंशन सेम होता है डिफरेंट होता है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट करो या इन जनरल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, दोनों का डायमेंशन सेम है। यहाँ पे आप देखिए fx जो है ये सम फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और यहाँ पे इसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट किया गया है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू अगर आप x इक्वल टू 0 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं तो क्या उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा? नो सर। ठीक है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका वैल्यू आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं और उससे डायमेंशन थोड़ी ना चेंज होता है, डायमेंशन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन इन दिस? सर हाँ 2 बताइए। डायमेंशन में dx dy लिखा होगा ना और उसमें बिल्कुल। dx dy dz 3 बिल्कुल बिल्कुल वहीं से ही आता है x टू द पावर माइनस। हाँ बताइए। f of x and f of 0 have same dimension। इसको सर एक्सप्लेन कर दे सर कैसे? ये चीज तो अभी मैंने बताया। अगर कोई फंक्शन आप लेते हैं, उस फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं तो क्या उसका डायमेंशन, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम, बेसिकली मीटर पर सेकंड। अगर आप किसी पार्टिकल का वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करते हो t इक्वल टू 0 पे सपोज, तो उसका यूनिट क्या चेंज हो जाता है या डायमेंशन? नहीं। वेलोसिटी का डायमेंशन ऐसे भी लेंथ पर यूनिट टाइम है। अगर आप वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करते हैं तब भी उसका डायमेंशन सेम ही होता है। वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है fx। आप इस फंक्शन का वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सेम ही होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करने पे उसका डायमेंशन चेंज नहीं होता। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। हाँ बताइए। सर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अबाउट डिराक डेल्टा फंक्शन। आप नोटिस करो यहाँ पे इंटीग्रेशन में phi-x है, जैसे पहले phi-x फंक्शन था, उसके साथ ये फंक्शन है, दिस वन। ये क्या है? दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन के डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो पावर के में ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है ये डेरिवेटिव का ऑर्डर है। तो यहाँ पे फंक्शन है phi-x, साथ में डिराक डेल्टा फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप का इंटीग्रेंड है, लिमिट है कैपिटल A टू कैपिटल B, ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है? देखिए -1 टू द पावर n इंटू phi nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ phi एट x इक्वल टू a। ये जो क्वांटिटी है इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू
-1 होल टू द पावर n इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई। पहले फाई का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है x के रेस्पेक्ट में, देन x के बदले a रिप्लेस करेंगे। a कौन सा पॉइंट है जहां पे डिराक डेल्टा पीक प्रेजेंट है। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आ जाएगा, प्रोवाइडेड पीक जो है वो अंदर होना चाहिए, जो इंटरवल है उसके अंदर। पीक इज इनसाइड। पीक अगर इंटरवल के बाहर होता है तो वैल्यू कितना आएगा? 0। तो यहां पे फंक्शन फाई के साथ डिराक डेल्टा का डेरिवेटिव है, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आ जाएगा जब पीक लिमिट के अंदर होता है, जो इंटरवल है उसके अंदर होता है, और लिमिट के बाहर हुआ तो 0। क्लियर है ये? इस केस में भी अगर पीक ऊपर होता है, लिमिट के ऊपर, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो बताना पॉसिबल नहीं होता। If small a equal to capital A or small a equal to capital B, then it is not possible to comment on the result. जितने भी ये इंटीग्रेशन वाले प्रॉपर्टीज होंगी ना, उन सब में ये ट्रू है, ध्यान रखिएगा। डिराक डेल्टा पीक जो है वो लिमिट के ऊपर नहीं आना चाहिए। नाउ ये जो प्रॉपर्टी है, रिजल्ट जो यहां पे लिखा गया है, ये रिजल्ट बेसिकली डिराइव कैसे किया जाता है, कैसे आया, इसके लिए मैं यहां पे एक रिजल्ट लिख रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। वो मे भी आपको अभी समझ में ना आए ये कैसे आया, पर जब हम डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी है ना, 5x इंटू डिराक डेल्टा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, ये जो क्वांटिटी है इसको आप लिख सकते हैं -1 टू द पावर n इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन। ये कैसे आया ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे फाई एक फंक्शन है, साथ में क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 टू द पावर n, n एक इंटीजर है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई इनटू डिराक डेल्टा फंक्शन। जब हम डिराक डेल्टा फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे तब यह बताया जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, ऊपर जो इंटीग्रेशन लिखा गया है, इंटीग्रेशन a टू b 5x इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, इसी का वैल्यू बताना था। एंड वी आर एज्यूमिंग दैट पीक जो है वो इंटरवल के अंदर है, बस बाहर होगा तो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है इसके बदले आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, -1 टू द पावर n a टू b nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई इंटू डिराक डेल्टा x माइनस a dx। जस्ट हमने रिप्लेस किया है, जो ऊपर रिजल्ट लिखा गया था वो रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, ये फाई nx जो है ये तो कोई फंक्शन ही होगा ना। फाई का अगर आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं वो भी एक फंक्शन ही होगा। तो दिस इज सम g ऑफ x, और प्रोडक्ट में क्या है, डिराक डेल्टा। तो बता सकते हैं इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, कुछ देर पहले डिस्कस किया था। G of A. g ऑफ a होता है, और यहाँ पे g के बदले क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 टू द पावर n इंटू फाई, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई एट a।
तो g ऑफ x इंटू डिराक डेल्टा, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा g ऑफ a इज दिस। तो यही प्रॉपर्टी ऊपर लिखा गया था। ये कब लिखेंगे? जब पीक लिमिट के अंदर होगा। पीक अगर लिमिट के बाहर है तो डायरेक्टली 0। ठीक है, तो इस स्लाइड में क्या बताया गया? क्लियर एवरीवन? हाँ बताइए सर इसमें -1 क्यों लिया है? ये कैसे आया ये बताएंगे। ये है ना, हमने जस्ट इसके बदले ये रिप्लेस किया है। ये कैसे आया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर नॉर्मली अगर इस रिजल्ट को देखें, अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं तो इक्वल में हमें -5a मिलेगा, जो कि पिछले रिजल्ट के बराबर नहीं होगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। यदि हम n की, मुझे एक चीज बताइए, n का वैल्यू अगर आपने 1 लिया, उसका मतलब हाँ, डिराक डेल्टा का एक बार डेरिवेटिव किया ना आपने। यस सर। पिछले वाले रिजल्ट में क्या डेरिवेटिव था? नो सर, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव तो होगा, लेकिन यहाँ पर -1 तो फिर भी रहेगा। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, जे पिछले रिजल्ट के साथ ये सेम कैसे है n इक्वल टू 1 पे? अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेते हैं तो डिराक डेल्टा का आपने एक बार डेरिवेटिव किया ना। यस सर। जो पिछला रिजल्ट था दिस वन, इसमें तो डेरिवेटिव था कुछ? प्रीवियस रिजल्ट के लिए n की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। ये रिजल्ट लाने के लिए आपको n के बदले 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप n के बदले 0 लेते हो तो वो पिछला वाला रिजल्ट ही चला आएगा। बिल्कुल सही, n के बदले 0। ध्यान रखिएगा, किसी भी फंक्शन का जब आप 0th ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं ना, उसका मतलब वो फंक्शन ही है। जैसे n के बदले 0 लेंगे तो इसका मतलब होगा डिराक डेल्टा फंक्शन का 0th ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका मतलब वो फंक्शन ही है। तो n के बदले अगर आप 0 रखेंगे तब जो प्रीवियस रिजल्ट है वो आ जाएगा। यस सर, ओके ओके। दिस इज इक्वल टू दिस। ये किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू है। 0th ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है वही फंक्शन। और कोई क्वेश्चन इसमें? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। प्लीज ट्राई दिस। Integration 0 to 5. This is some function phi of x, और साथ में डिराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लास्ट स्लाइड में जो प्रॉपर्टी बताया गया, देखिए उसी फॉर्मेट का है ये। 146 -144 आ रही है। तो n है यस सर, -144। -144। ओके, n 3 है और पीक जो है वो 3 पे है। तो पीक एट x इक्वल टू 3। वेरी इजी क्वेश्चन। पीक जो है वो इंटरवल के अंदर ही है, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है -1 टू द पावर n इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ phi एट x इक्वल टू a। जो प्रॉपर्टी पिछले स्लाइड में बताया गया। तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो -1 होल क्यूब। जो phi है उसका कितनी बार? 3 बार डेरिवेटिव करेंगे, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ phi। phi इज 2x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x। डेरिवेटिव करने के बाद x के बदले a रिप्लेस करना है, यहाँ पे a 3 है। कितना रहा? -144। यस सर। तो डेरिवेटिव कीजिए और x के बदले 3 रिप्लेस कीजिए। आंसर इज -144।
तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिराक डेल्टा फंक्शन, ये काफी जगह पे यूज होता है, ठीक है। What is this? डेरिवेटिव ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो वो डिराक डेल्टा फॉर्म में आएगा। इसका यूज क्वांटम मैकेनिक्स में भी है, अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, उसको हम डिराक डेल्टा से रिलेट कर सकते हैं। तो पहले जो स्टेटमेंट यहां पे लिखा गया है, प्लीज रीड इट। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है, इफ ए फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x नॉट। एक फंक्शन है जो x इक्वल टू x नॉट पे डिसकंटिन्यूअस है, देन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज रिलेटेड टू डिराक डेल्टा फंक्शन। और डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक कहां पे आएगा? x नॉट पे, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। रिपीटिंग, फंक्शन x इक्वल टू x नॉट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो किससे रिलेटेड होगा? डिराक डेल्टा फंक्शन से। और डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक कहां पे आएगा? x इक्वल टू x नॉट पे, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। सो सम फंक्शन f of x is discontinuous at x equal to x naught. We'll take some example on this. इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें df dx, it will be related to Dirac delta function, and the Dirac delta function will have a peak at x equal to x naught. इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड होगा, और डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक कहां पे आएगा? x नॉट पे, जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। तो यहां पर फंक्शन x इक्वल टू x नॉट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो उसका डेरिवेटिव डिराक डेल्टा से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है डिराक डेल्टा से कनेक्टेड है, ये तो बताया गया, अब इसे कनेक्टेड जो होगा इसमें एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा? यहाँ पे कौन से कर्व की बात कर रहे हैं? df dx, बिकॉज जो df dx है उसी के एक्सप्रेशन में डिराक डेल्टा प्रेजेंट होगा, तो हम df dx के कॉरिस्पॉन्डिंग जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं, fx की नहीं। तो देखिए ऊपर क्या लिखा गया है, सेकंड पॉइंट, एरिया अंडर द कर्व फॉर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, इट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट इन द फंक्शन एट x इक्वल टू x नॉट। मतलब एरिया अंडर द df dx कर्व, बिकॉज डिराक डेल्टा फंक्शन तो डेरिवेटिव में प्रेजेंट है, तो एरिया अंडर df dx कर्व, ठीक है, क्या होगा ये? दिस विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो सेकंड पॉइंट पे लिखा गया, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन fx। इस डिसकंटिन्यूटी f में था, in f of x at x equal to x naught। f of x में जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वही df dx के लिए एरिया अंडर द कर्व आएगा। That will be the area under the curve. And anyone, amount of discontinuity कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? कैलकुलस में पढ़ा होगा अपने स्कूल लेवल पे। लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। एक आप कैलकुलेट नहीं करते थे, मैं डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, उससे तो एरिया बाद में आएगा। डबल डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट,
कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उस केस में जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफरेंस है उसी को तो हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पे अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द फंक्शन, और जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा दैट विल बी द एरिया अंडर द डीएफ डीएक्स कर्व। ठीक है, यहां पे जो यू कैन से ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा ना, इसका एक कोएफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये ए जो है यही एरिया है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ ये जो कोएफिशिएंट है यही रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द डीएफ डीएक्स कर्व। तो फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा। अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, और ये एरिया अंडर द डीएफ डीएक्स कर्व जो है वही यहाँ पे कोएफिशिएंट के फॉर्म में होगा। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था कि डिराक डेल्टा के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट है कांस्टेंट, वही एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो भी ये प्रॉपर्टी बताया गया। ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट है, एक्चुअल एग्जांपल में क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ साथ हम एक एग्जांपल ये भी डिस्कस करेंगे जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा होगा और एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन गिवन है, क्या बोला गया बेसिकली देखिए, x लेस देन a पे वैल्यू कितना है k1, x लेस देन a वैल्यू है k1, x ग्रेटर देन a वैल्यू इज k2, एंड इट इज गिवन दैट k2 इज ग्रेटर देन k1। ठीक है, ये गिवन है k2 का वैल्यू k1 से ज्यादा है। Now if we draw the graph of the function, it's just like step function. Suppose this is the point x equal to a. Along y-axis, we are drawing the function fx. Along x-axis, this is x variation of x, fx versus x. तो क्या बोला गया देखिए, रीजन वन इज x लेस देन a। तो फॉर रीजन 1 x लेस देन a, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज k1, एंड फॉर रीजन 2 इज x ग्रेटर देन a, value of the function is k2. So for x less than a value is k1, for x greater than a value is k2. Less than a पे k1 है, greater than a पे k2 है। आई थिंक डायग्राम से ये तो क्लियर है कि ये फंक्शन x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ में एक ब्रेक प्रेजेंट है, मतलब जंप एक प्रेजेंट है, तो x इक्वल टू a पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। So the given function f of x is discontinuous at x equal to a. And the amount of discontinuity, हम amount of discontinuity इंटरेस्टेड क्यों है,
बस यही एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा. सो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो बताया जाता है राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट. ये फॉर्मूला होता है राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट. तो x इक्वल टू ए पे राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है. ये ग्राफ से आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए आप ऐसे ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ये एरो जो है ये ऊपर की तरफ क्यों ड्रॉ किया गया है, नीचे की तरफ भी तो ड्रॉ कर सकते थे. ठीक है, ये सारी चीजें रिलेटेड है. जब हम किसी फंक्शन का वेरिएशन देखते हैं तो हम पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव करते हैं. हम किसी भी फंक्शन का जो वेरिएशन देखते हैं, मतलब वो कैसे चेंज हो रहा है, तो हम किस तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव करते हैं. ठीक है, सपोज आप पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं. लुक एट द पॉइंटर, यहां पे वैल्यू कितना है k1. x इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू सडनली क्या बन गया k2. तो फंक्शन का जब नेचर चेक करना होता है तो हम किस तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. रिपीट कर रहा हूं, लुक एट द पॉइंटर. जब हम इस रीजन में हैं तो फंक्शन का वैल्यू है k1 कांस्टेंट. x इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू सडनली क्या बन गया k2, फिर से कांस्टेंट. तो इसका मतलब है x इक्वल टू ए पे जो जंप है, पहले वैल्यू कितना था k1, सडनली वैल्यू क्या बन गया k2. तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, x इक्वल टू पे इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने एरो ऊपर की तरफ दिया. अगर वैल्यू डिक्रीज करता तो एरो नीचे की तरफ देते. तो जब हम x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस, तो फंक्शन का वैल्यू सडनली k1 से k2 बन रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है k1 से k2. तो वैल्यू जब इंक्रीज करता है तब ये एरो नॉर्मली हम ऊपर की तरफ देते हैं, और वैल्यू जब डिक्रीज करता है तो एरो नीचे की तरफ देते हैं. तो ये एरो ऊपर की तरफ इसलिए दिया गया है बिकॉज वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, जंप करने के बाद. तो अब मुझे बताइए, ये जो सडन जंप है x इक्वल टू ए पे, जो सडन जंप है यहां से सडनली यहां पे आ गया, आपको चेक करना है बिफोर द जंप फंक्शन का वैल्यू क्या था एंड आफ्टर द जंप फंक्शन का वैल्यू क्या है. बिफोर द जंप मतलब जंप करने के पहले फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट. देखिए, बिफोर द जंप फंक्शन का जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा. तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट है k1. एंड आफ्टर द जंप फंक्शन का जो वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा. तो राइट हैंड लिमिट है k2. तो यह आसान तरीका है, जंप करने के पहले जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जंप करने के बाद जो वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट. पहले जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जंप करने के बाद जो वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी k2 minus k1. k2 minus k1. और यही चीज डिराक डेल्टा फंक्शन वाले पार्ट में एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, हम देखेंगे. ठीक है, तो फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. बस फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव में ही डिराक डेल्टा फंक्शन आता है. सपोज हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें df dx. पहले आप क्या करो, इन दो रीजन के लिए कैलकुलेट करो, x लेस देन a के लिए कितना है और x ग्रेटर देन a के लिए कितना है. x इक्वल टू a के लिए क्या होगा ये हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है. पहले बताइए x लेस देन a, इसके लिए क्या होगा, x लेस देन a 0.
जीरो बिकॉज x लेस देन a पे ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। x ग्रेटर देन a के लिए क्या होगा? जीरो जीरो जीरो, बिकॉज x ग्रेटर देन a पे ये कांस्टेंट है k2 का डेरिवेटिव 0। तो x लेस देन a और x ग्रेटर देन a दोनों में ही कांस्टेंट फंक्शन है, एक में k1 है दूसरे में k2 है, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 ही होता है। लेकिन यहां पर x इक्वल टू a ये तो कंसीडर भी किया ही नहीं गया है। तो x इक्वल टू a ये पॉइंट है जहां पे फंक्शन में एक जंप प्रेजेंट है। तो देखिए x इक्वल टू a पे क्या होगा, एट x इक्वल टू a। आप लोगों ने स्कूल लेवल में कैलकुलस में पढ़ा होगा, ये जो हम df dx कैलकुलेट करते हैं ये बेसिकली है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा f बाई डेल्टा x। जब ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली यही है। इसमें ये डेल्टा f क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज डेल्टा f? f of x plus delta x minus f of मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? मैं एक्सप्रेशन नहीं, चेंज इन चेंज इन द फंक्शन, ठीक है, चेंज इन द फंक्शन, और डेल्टा x चेंज इन x, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होता है वही बेसिकली डेरिवेटिव है, चेंज इन फंक्शन बाय चेंज इन x, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। और ये स्मॉल चेंज है, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 होने का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x, इट रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो x में अगर हम वेरी स्मॉल चेंज करते हैं तो फंक्शन में क्या चेंज है, उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए x इक्वल टू a पे फंक्शन में क्या चेंज हुआ? x इक्वल टू a पे k2 माइनस k1 k2 माइनस k1, बिल्कुल सही। यहाँ पे k1 था, सडनली k2 बन गया, तो फंक्शन में चेंज है k2 माइनस k1। और x में कितना चेंज है? जीरो। और कोई x में कितना चेंज है? मतलब मैंने क्वेश्चन किया इसीलिए, मतलब जिन्होंने 0 बताया वो गलत है। टेंड्स टू 0 डेल्टा फंक्शन 0 होगा, 0 ही होगा, है ना? ये पॉइंट चेंज कहां हुआ है? x इक्वल टू a पे ही k1 था, x इक्वल टू a पे ही k2 है, x में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो x में जो चेंज है ये क्या कितना है? 0। बस x में चेंज कहां हुआ? x इक्वल टू a पे ही k1 है, x इक्वल टू a पे ही k2 है, तो x में चेंज हुआ ही नहीं है, 0। और फंक्शन में चेंज है k2 माइनस k1, बताइए समथिंग बाई 0 कितना होगा? का मतलब है x इक्वल टू a पे डेरिवेटिव का वैल्यू कितना है? वेरी लार्ज। बस इनफाइनाइट का हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, इट इज वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी। ये कैलकुलेशन क्लियर एवरीवन? यस सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो x लेस देन a पे डेरिवेटिव 0, x ग्रेटर देन a पे 0, और x इक्वल टू a पे इनफाइनाइट। तो देखिए इस रिजल्ट को हम कैसे लिख रहे हैं। जो फंक्शन हमने चूज किया था उसका जो डेरिवेटिव है ये 0 होगा फॉर x नॉट इक्वल टू a। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो x नॉट इक्वल टू a है ना, इसके अंदर दोनों पार्ट्स आ गए, x लेस देन है, x ग्रेटर देन है, दोनों को एक साथ लिख दिया गया है। तो ग्रेटर देन ए हो या लेस देन ए हो, नॉट इक्वल टू ए ही होगा, और दोनों केस में ही डेरिवेटिव 0 है। तो x नॉट इक्वल टू a के लिए डेरिवेटिव 0 और x इक्वल टू a के लिए डेरिवेटिव इनफाइनाइट, वेरी वेरी लार्ज। ये क्या डिराक डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन नहीं है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरी लार्ज वैल्यू और बाकी सारे पॉइंट पे 0। यस सर। तो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन।
तो इसलिए हम बोल रहे हैं जो गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है df dx, इट इज रिलेटेड टू डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक कहां पे आएगा? X equals to A. AP. x इक्वल टू a, जहां पे लार्ज वैल्यू है, a पे ही लार्ज वैल्यू है, तो x इक्वल टू a पे ही पीक आएगा। थोड़ा स्पेस लिखते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट भी लिखना है। एंड इसका जो कोएफिशिएंट होता है वही तो एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है ना, जो कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट है वही एरिया अंडर द कर्व है, और यहां पे जो एरिया अंडर द कर्व है it will be equal to amount of discontinuity, K2 minus K1. बिल्कुल सही, बिल्कुल K2 minus K1। That is K2 minus K1। तो यहां पे जो डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा, जस्ट 1 मिनट, यहां पे जो डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा उसका कोएफिशिएंट भी क्या होगा? K2 minus K1. 2 minus K1. So this is the final expression of the derivative of the given function, जो किससे रिलेटेड है? डिराक डेल्टा फंक्शन से। सर ये जैसे x के लीनियर फंक्शन के अलावा क्वाड्रेटिक के लिए सही है कि df अपॉन dx बराबर डेल्टा x माइनस a ऐसे? फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे f यदि x का केवल x का फंक्शन है, हाँ, तो अपन df अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे तो केवल आंकिक वैल्यू आएगी जैसे कुछ, और जैसे f यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण x का, तो x का फंक्शन आएगा, उसके लिए भी सही है क्या ये? अगर fx डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा आएगा ही। ये ध्यान रखना है, ये जो प्रॉपर्टी बताया गया था, फंक्शन जो है वो x नॉट पे डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन किसी भी टाइप का हो, ऐसा जरूरी नहीं है जो K1 K2 होना चाहिए। फंक्शन जो है वो x का फंक्शन भी हो सकता है, तब भी ये पॉसिबल है। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। मैं भी एग्जांपल डिस्कस करूंगा। तो फंक्शन अगर fx में अगर x का डिपेंडेंसी आ जाता है तब, और डिसकंटिन्यूअस है, तब भी डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा आएगा। कैसे लिखता है वो बताया जाएगा, डोंट वरी। सर इसमें अगर हम df by dx को इंटीग्रेट करते हैं तो वो f of x को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना। इसको अगर df by dx जो हमारा आया है K2 minus K1 into डेल्टा ऑफ x minus a, हाँ, अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो f of x के बराबर आना चाहिए ना। d of dx, df by dx को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो f of x के बराबर आना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो। इंटीग्रेशन वाले में ये भी तो कंडीशन होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। इसमें तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। सर एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे है सर? ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये क्वांटिटी सेम आता है। ये एक्सपेरिमेंटली, मैं एग्जांपल एक बता देता हूं। ये सारी चीजें जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी ज्यादा यूज होता है। तो सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल में आप लोगों ने स्क्वायर वेव के बारे में तो पढ़ा होगा, ठीक है, स्क्वायर वेव के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद आप लोग ऑप एम्प के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंशिएटर सर्किट, इंटीग्रेशन सर्किट, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग एक एग्जांपल बताते हैं। प्लीज म्यूट रखिए खुद को। ओपैम्प डिफरेंशिएटर सर्किट, सर्किट के डिटेल्स में तो आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाएगा।
मैं सर्किट डिटेल्स में तो नहीं जा रहा हूं। तो ओपैम्प डिफरेंशिएटर सर्किट का मतलब होता है इनपुट में जो भी आप वेव देंगे उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इनपुट में जो भी आप वेव देंगे उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज आपने इनपुट में स्क्वायर वेव दिया है, जो इनपुट है अपने स्क्वायर वेव दिया। स्क्वायर वेव देखने में इस टाइप का है। तो स्क्वायर वेव ऐसे देखने में होता है, देखा तो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट में। यस सर। सीआरओ के अंदर दिखता है। एक फंक्शन जनरेटर होता है, उसमें से ये इनपुट लिया जाता है और उसका डायग्राम जो है वो सीआरओ के ऊपर दिखता है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर वेव है। यहाँ पे आप चेक करके देखो, फंक्शन जो है ये स्क्वायर वेव जो है ये डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे डिस्कंट सपोज ए, बी पे डिसकंटिन्यूअस है। देयर आर मेनी पॉइंट्स जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहां पे जस्ट मैंने एक पार्ट शो किया है स्क्वायर वेव का। ये एरो ऊपर नीचे क्यों है, आई थिंक क्लियर है, जो ने पिछले स्लाइड में बताया। यस सर। यस सर। वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एरो ऊपर, वैल्यू डिक्रीज करेगा तो एरो नीचे। यस सर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। तो आप बताइए ये फंक्शन जो स्क्वायर वेव इनपुट में लिया गया है वो कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यस सर। तो क्या प्रॉपर्टी था? फंक्शन जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, डेरिवेटिव जो है वो वहीं पे डिराक डेल्टा से रिलेटेड होगा। यहाँ पे फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? 4 पॉइंट। 4 पॉइंट्स पे। मैंने एक पार्ट शो किया और भी डिसकंटिन्यूटी होगा, एक पार्ट मैंने शो किया है। तो यहाँ पे कितने डिराक डेल्टा पीक्स आएंगे? 4। जितने पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उतने ही डिराक डेल्टा पीक्स आएंगे। सो आउटपुट डिराक डेल्टा तो देखिए आउटपुट कैसा दिखना चाहिए। तो आउटपुट जो है x इक्वल टू ए पे, जो x इक्वल टू ए है उसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, x इक्वल टू ए। तो इसमें डिराक डेल्टा पीक आएगा। अब यहां पे आप नोटिस करो जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? दिस विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट and this will be the right hand limit for x equal to a. तो इस केस में अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉजिटिव आएगा। अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, एरो अगर ऊपर की तरफ हुआ तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉजिटिव आएगा, एरो अगर नीचे की तरफ हुआ तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नेगेटिव आएगा। रिपीटिंग, ये एरो जो है, ये एरो अगर ऊपर की तरफ हुआ तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉजिटिव, अमाउंट अगर एरो नीचे की तरफ हुआ तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे एरो ऊपर की तरफ है तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉजिटिव होगा। अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉजिटिव है तो एरिया अंडर द कर्व भी पॉजिटिव होगा और डिराक डेल्टा फंक्शन का जो एरो है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो एट दिस पॉइंट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉजिटिव है बिकॉज एरो ऊपर की तरफ है। अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉजिटिव होने का मतलब एरिया अंडर द कर्व भी पॉजिटिव होगा, तो ये एरो जो है वो ऊपर की तरफ आएगा।
आउटपुट में ये क्यों आ रहा है? बिकॉज सर्किट जो है वो डिफरेंशिएटर सर्किट है। डिफरेंशिएटर सर्किट का काम होता है इनपुट जो होगा उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेगा वो। तो इनपुट में जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, जो फंक्शन है वो 4 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। तो जहां जहां पे डिसकंटिन्यूटी है वहां वहां पे डिराक डेल्टा पीक आएगा जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरेटिकली बोल दिया गया, ये एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया गया था। तो डिराक डेल्टा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए बी सी डी। तो चारों पॉइंट पे डिराक डेल्टा पीक्स आएंगे जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर आप बी पॉइंट की बात करें, देखिए बी पॉइंट पे दिस इज द राइट हैंड लिमिट, सॉरी दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। जंप करने के पहले जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जंप करने के बाद जो वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट। और यहां पे एरो नीचे की तरफ है तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नेगेटिव आएगा। एट एक्स इक्वल टू बी, जंप करने के पहले जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और जंप करने के बाद जो वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट। तो एरो नीचे की तरफ है तो यहां पे अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नेगेटिव होगा। अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नेगेटिव होने का मतलब एरिया अंडर द कर्व भी नेगेटिव होगा, तो एरो भी नीचे की तरफ आएगा। तो x इक्वल टू बी पे एरो नीचे की तरफ आएगा। ऐसे ही C और D पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। C पे जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ आएगा बिकॉज अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉजिटिव, और D पे जो ग्राफ है, जो पीक एरो है, वो नीचे की तरफ आएगा बिकॉज अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नेगेटिव। तो जितने पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उतने पॉइंट्स पे डिराक डेल्टा पीक आएगा जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। और यहां पे डेरिवेटिव की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये डिफरेंशिएटर सर्किट है। इनपुट में जो भी होगा, सर्किट जो आउटपुट है, आउटपुट में इनपुट का डेरिवेटिव आएगा। तो इनपुट में स्क्वायर वेव है, आउटपुट में स्क्वायर वेव का डेरिवेटिव आएगा, डिराक डेल्टा पीक। ना ये जो नीचे ग्राफ ड्रॉ किया गया है ना, ये तो थ्योरेटिकल ग्राफ है। थ्योरेटिकली एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए, थ्योरेटिकली ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली कैसा दिखेगा? आई थिंक बहुत लोगों ने बीएससी में प्रैक्टिकल भी किया होगा, ओपैम्प डिफरेंशिएटर सर्किट। एक्सपेरिमेंट में कैसा दिखेगा देखिए। जैसे एक्सपेरिमेंट में सर्किट में नॉइज होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो थ्योरी के साथ एग्जैक्ट मैच तो नहीं करता, बिकॉज आप जो सर्किट डिजाइन करेंगे उसमें नॉइज तो होगा, नॉइज को फुल्ली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते जब कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल है आउटपुट दिखेगा आपको वैसा दिखेगा। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है। पीक विल लुक लाइक दिस। एक्सपेरिमेंट में डिराक डेल्टा पिक्स ऐसे दिखेंगे। ये 4 पॉइंट सेम होंगे, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू डी। थ्योरेटिकली ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली पीक्स जो है वो ऐसे दिखेंगी। और इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो ऐसा विड्थ ऐसे दिखने का, ये सर्किट जो आप डिजाइन करेंगे उसमें नॉइज प्रेजेंट है। ठीक है, नॉइज को आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, नॉइज तो प्रेजेंट होगा ही, और नॉइज प्रेजेंट होने की वजह से ग्राफ जो है वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि पीक जो है ये डिराक डेल्टा पीक जैसा है। जहां जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां पे आपको ऐसे पीक्स दिखेंगे। एंड विड्थ इज वेरी स्मॉल, ये जो विड्थ है ये काफी स्मॉल है। ध्यान रखिएगा, सर्किट में नॉइज जितना ज्यादा होगा ये विड्थ उतना ही ज्यादा होगा। सर्किट में नॉइज जितना ज्यादा होगा विड्थ उतना ही ज्यादा होगा। तो ये नॉइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली ग्राफ तो ऐसा दिखना चाहिए, स्क्वायर वेव का डेरिवेटिव,
बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा दिखता है। बट इससे ये आइडिया तो लगाना पॉसिबल है जो इन पॉइंट्स पे डिराक डेल्टा पीक जैसा ही बन रहा है। ओके, इस पार्ट में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, हेलो, हाँ बताइए। ऐसे पूछ रहा था सर, हर फंक्शन के संगत एक डिराक डेल्टा फंक्शन होता है क्या? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए तब उसके डेरिवेटिव को डिराक डेल्टा। देयर आर मेनी फंक्शंस जो डिराक डेल्टा की तरह बिहेव करता है अंडर सम कंडीशन, नॉट ऑल, देयर आर सम फंक्शंस, उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, जैसे गाउशियन फंक्शन, लोरेंजियन फंक्शन, रेक्टेंगुलर फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो डिराक डेल्टा की तरह बिहेव करते हैं अंडर सम कंडीशन। और फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है उसका डेरिवेटिव डिराक डेल्टा से रिलेटेड होगा। और ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ही ना डिराक डेल्टा पार्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। बस ऐसा कोई फंक्शन मैथमेटिक्स में प्रेजेंट नहीं था तो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। ये जो स्क्वायर वेव का डेरिवेटिव करने पे ये क्यों आया, इस टाइप के फंक्शंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल फंक्शंस थे वो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नया फंक्शन डिराक डेल्टा इंट्रोड्यूस किया गया था। एनी अदर क्वेश्चंस? सर पहला एग्जांपल थोड़ा रिपीट करें सर प्लीज। तो यहां पर फंक्शन जो है x लेस देन a, इस पे k1 था, x ग्रेटर देन a इस पे k2 था, तो x लेस देन a पे k1, x ग्रेटर देन a पे k2, तो फंक्शन x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है। और अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है, k2 माइनस k1। जैसे मैंने बोला जंप करने के पहले जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है k1, और जंप करने के बाद जो वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है k2, तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा k2 माइनस k1। नाउ अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, x लेस देन a के लिए फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 आएगा, x ग्रेटर देन a के लिए फंक्शन कांस्टेंट है k2, डेरिवेटिव 0 आएगा। व्हाट अबाउट x इक्वल टू a? x इक्वल टू a पे अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो देखेंगे x इक्वल टू a पे फंक्शन सडनली चेंज कर रहा है k1 से k2। x इक्वल टू a पे फंक्शन सडनली k1 से k2 बन रहा है, तो फंक्शन में चेंज कितना है, k2 माइनस k1। फंक्शन में चेंज कितना है, k2 माइनस k1, और x में कितना चेंज हुआ, 0, वैसे सेम पॉइंट ही है, तो x में चेंज कितना है, 0, और फंक्शन में k2 माइनस k1, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो x इक्वल टू a पे डेरिवेटिव का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट, और बाकी सारे रीजन के लिए कितना है, 0। यही चीज यहां पे लिखा गया, x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट है और x नॉट इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। नॉट इक्वल टू a में ये दोनों पार्ट इंक्लूड हो गए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लार्ज वैल्यू और बाकी सारे पॉइंट्स पे 0। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लार्ज वैल्यू और बाकी सारे पॉइंट पे 0, ये डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी है। डिराक डेल्टा में भी क्या डेफिनेशन बताया गया था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लार्ज वैल्यू और बाकी सारे पॉइंट्स पे 0। तो दिस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी रिलेटेड टू डिराक डेल्टा फंक्शन। पीक कहां पे होगा, x इक्वल टू a पे, बिकॉज x इक्वल टू a पे ही देखिए लार्ज वैल्यू है, तो जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था वहीं पे डिराक डेल्टा पीक आएगा। एंड साथ में जो कोएफिशिएंट आता है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व, एंड हियर एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो k2 माइनस k1 है, ये हमने पहले कैलकुलेट किया था। तो जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वही एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और कोएफिशिएंट भी क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, तो इसके बदले k2 माइनस k1 रिप्लेस कर दिया।
मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Any other question in this? No, sir. नो सर। Please try this question. सर स्क्रीन मैक्सिमाइज हो रखी है, पूरी नहीं आ रही है। नहीं, मेरे तरफ से मैंने कोई चेंज नहीं किया है, आपकी तरफ से सेटिंग में कुछ होगा, मैंने तो कुछ नहीं चेंज किया अभी। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है बाकी लोगों को? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। क्लियर है सर। तो ये एक फंक्शन है, पहले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए।